हाय फ्रेंड्स, मैं नीरज पांडे। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल नीरज विद मैजियस। आज मैं करंट अफेयर का नया सेशन का आगाज़ करने वाला हूं, जो आज स्टार्ट करेंगे इजराइल युद्ध से प्रारंभ करेंगे और श्रीलंका के समुद्र में ले जाकर इसको ख़त्म करेंगे। तो देखिए, पहला ही क्वेश्चन है मित्रों, इजराइल में फंसे भारतीयों को किस ऑपरेशन के तहत भारत लाया गया। जैसा कि आपको मैं पहले ही दिन बता दिया था कि भारत ने क्या किया है कि ऑपरेशन अजय, क्या है ऑपरेशन अजय की, यहाँ पे ऑपरेशन अजय के तहत क्या है कि भारत में जितने भी इजराइल में फंसे हुए भारतीय थे उनको क्या है कि भारत लाया गया, जिनको पहले खेप में 212 लोगों को भारत में 212 लोगों को भारत लाया जा चुका है। और अभी भी जितने भी इजराइल में फंसे हुए भारतीय होंगे उनको क्या किया जाएगा, अपने विशेष यान के द्वारा, विशेष वायुयान के द्वारा क्या होगा, भारत लाया जाएगा। मित्रों, आप सभी जानते हैं कि इजराइल और हमास युद्ध चल रहा है, जहां पर भारतीयों की जान माल को खतरा है। इसलिए क्या है कि भारतीय एम्बेसी ने उनको अपने घर बुलाने के लिए सारा प्रबंध कर चुका है। अगला अगर हम देखें, कौन सा एशियाई देश शक्तिशाली भूकंप की चपेट में आया, तो आप सभी जानते हैं कि ये अफगानिस्तान है। और अफगानिस्तान जो है उसमें 2000 लोगों की जान भी जा चुकी है। ऐसा भूकंप का वहाँ पे झटका था। अफगानिस्तान की बात आई है तो हम इसके कैपिटल को भी देख लेते हैं। अफगानिस्तान की कैपिटल कहाँ पे है, काबुल में। अगला क्वेश्चन जो देखें हम, तो ये क्या है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक छक्के लगाने वाले कौन खिलाड़ी बन चुके हैं। सर्वाधिक छक्का लगाने वाले खिलाड़ी का नाम क्या है, तो ये बल्लेबाज जो हैं भारत के ही हैं, उनका नाम है रोहित शर्मा, जिन्होंने 556 छक्के लगा करके यह रिकॉर्ड क्रिस गेल, इसके पहले ये नाम किसके नाम था, ये इसके पहले ये 553 छक्का लगा चुके थे। और 553 छक्का लगाने के बावजूद ये क्रिस गेल पहले नंबर के थे, वेस्ट इंडीज के जो बेस्ट खिलाड़ी हैं। लेकिन यह खिताब उनके नाम से अब ये छीन लिए हैं 3 छक्का और ज़्यादा लगा करके रोहित शर्मा। और रोहित शर्मा के नाम यह आ चुका है क्योंकि आप सभी जानते हैं कि 483 मैच में 483 मैच में ये 483 मैच खेले थे, तो जाकर के कितने छक्के लगाए थे, 553 छक्के लगाए थे। और ये अब जो है वह 456, इसमें देखा जाए 456 खेल करके ही इन्होंने 556 छक्के लगा करके इस रिकॉर्ड को अपने नाम ले लिया है। उसके बाद देखा जाए, अगला क्वेश्चन है, गंगा डॉल्फिन कहाँ की जलीय जीव है। तो मित्रों, आप सभी जानते हैं गंगा डॉल्फिन को अभी उत्तर प्रदेश ने इसको राजकीय जलीय जीव, क्या नाम इसको क्या दिया है, राजकीय जलीय जीव, राजकीय जलीय जीव की संज्ञा दे दी है, इसको घोषणा कर दिया है। और यूपी की अगर बात आई है तो यूपी के सीएम अगर हम देखें तो योगी आदित्यनाथ जी हैं। यहाँ के अगर हम गवर्नर को देखें तो आनंदीबेन पटेल हैं। और ये डॉल्फिन को क्यों बनाया गया जलीय जीव, ये आपको मैं कई बार बता चुका हूँ। किसी भी चीज़ को या किसी वस्तु या किसी जीव को जो विशेष संरक्षण दिया जाता है उसका वजह क्या होता है, वो लुप्त प्राय दिखने लगते हैं। जब वो उनकी संख्या कम होने लगती है तो उनको क्या किया जाता है, एक विशेष दर्जा दे करके उनके सुरक्षा को व्यवस्थित किया जाता है। जैसे ये मुजफ्फरपुर बैराज से लेकर के नरौरा बैराज तक इनके बीच क्या होगा, इनकी सुरक्षा व्यवस्था देखी जाएगी। इनकी संख्या को जैसा कि 2020 और 2021 में देखे हैं आप, सतत इनकी संख्या बढ़ रही है। उसी प्रकार से अगर इनको हम रखेंगे तो इनकी संख्या और बढ़ेगी। और वैसे भी भारत, ये जो उत्तर प्रदेश सरकार है, मेरी गंगा मेरी डॉल्फिन 2023 का अभियान भी यही रहा। इनका अभियान है कि जो नदी हैं, तालाब हैं और पर्यावरण है उसको हम क्या करेंगे, संरक्षित करेंगे, सुरक्षित करेंगे इस अभियान के तहत, मेरी गंगा मेरी डॉल्फिन के तहत। उसके बाद आगे मित्रों हम चलें तो एसबीआई के अध्यक्ष इस समय कौन है, तो दिनेश खारा जी हैं, दिनेश खारा जी। और इनको इसलिए मैं बता रहा हूं क्योंकि दिनेश खारा जी की अभी रिसेंटली में क्या हुआ है कि इनका जो कार्यकाल है उसको बढ़ाया गया है, इसलिए ये क्या हो जाते हैं, महत्वपूर्ण हो जाते हैं। मित्रों, अगला क्वेश्चन अगर देखें तो भारत किस देश के साथ फेरी सर्विस शुरू किया है,
तो भारत श्रीलंका के साथ आपने देखा होगा कि जब भारत से ऐसे हम आते हैं तो यहाँ पे थोड़ा ऐसे लटका हुआ जो श्रीलंका दिखता है, यही क्या है, श्रीलंका है। और ये भारत से श्रीलंका के बीच क्या होता है, समुद्र मार्ग है। या तो हम बाहर से हवाई मार्ग से जाएं या समुद्र मार्ग से जाएं। तो ये क्या था कि अगर हवाई मार्ग से जाते थे तो उसमें हमें खर्च ज़्यादा होता था, इसलिए ये पहले शुरू था, लेकिन यह 12 वर्षों के लिए बंद था। 12 वर्षों के बाद यह पुनः यात्रा शुरू हो जाएगी। इसी शिप के माध्यम से, नौका के माध्यम से भारत के लोग क्या है, यहाँ श्रीलंका में पहुँच सकते हैं, जा सकते हैं। इससे क्या होगा, खर्च भी कम आएगा, क्योंकि यह केवल 110 किलोमीटर की दूरी रह जाएगी। खर्च भी कम आएगा, समय भी लगभग 3 से 5 घंटे के बीच इसको पहुंचा देगा, समय भी कम लगेगा। और क्या होगा कि इससे श्रीलंका और भारत के बीच जो जुड़ाव है वह और नज़दीकियाँ आएगी। मित्रों, जो आसपास रहते हैं उनके बीच नज़दीकियाँ जरूर दिखती हैं। तो ये क्या है कि ये कोशिश करी जा रही है कि भारत को श्रीलंका से और करीब लाया जाए और करीब जोड़ा जाए। इसलिए इस फेरी को, इस फेरी सर्विस को क्या किया गया है, पुनः 12 वर्षों के बाद प्रारंभ किया गया है। अगला क्वेश्चन बनता है मित्रों, पूसा 44 कहाँ बैन हुई है। अब पूसा 44 है क्या, पहले ये जान लेते हैं। तो देखा जाए मित्रों, पूसा 44 ये एक धान की किस्म है। क्या है, ये एक धान की किस्म है। और धान की किस्म है, यह ऐसी धान की किस्म है जो 140 से लेकर के 150 दिनों में, 140 से लेकर के 150 दिनों में तैयार होती है। मतलब इसका हम ले लें जार्मिनेशन से लेकर के यह कटाई तक यह 150 दिन का समय, इसमें 140 से 150 दिन लगता है। और इसमें मित्रों होता क्या है कि जो जितना दिन में पैदा होगी उसमें पानी की खपत भी उतनी ज़्यादा होगी। यही निर्णय लेते हुए वहाँ की सरकार, जो भगवंत मान सरकार है, वह वहाँ के किसानों से, पहले पंजाब के किसानों से अपील की कि आप मित्रों ऐसा कीजिए कि इस पूसा 44 की रोपाई मत कीजिए। लेकिन वहाँ के किसानों में रीजन ये है कि पूसा 44 जितने ज़्यादा दिन में पैदा होती हो उतना ही ज़्यादा क्या करती है, यह धान की उपज भी देती है। और उपज देगी तो किसान के पास तो एक ही आधार है, सिर्फ खेती। खेती में वो किस प्रकार से धान को या गेहूँ को या किसी भी प्रकार अन्न को ज़्यादा से ज़्यादा अर्न कर सके, चूँकि उनके पास वही एक उद्यम का स्रोत है, पैसे का स्रोत है, इसलिए वो नहीं माने। और जब नहीं माने तो वहाँ का पानी का संकट भविष्य में न हो, इसलिए भगवंत मान सरकार ने क्या किया, इस धान 44 को, पूसा धान 44 को क्या कर दिया, वहां पे ऑफिशियली अगले सत्र के लिए बैन कर दिया है। इस सत्र में जो धान बोए हुए हैं वो काटेंगे, लेकिन अगले सत्र से ये पूसा 44 वहां पे नहीं लगाई जाएगी। और मित्रों ये भी बता दें, ये पूसा 44 आई कहां से इजाद हुआ इसका इजाद केरल और कर्नाटक में हुआ। और केरल कर्नाटक में हुआ, उसके बाद यह पंजाब के धानों में लोकप्रिय हो गई, किसानों में लोकप्रिय हो गई। इसका वजह यही था कि यह धान बहुत ज़्यादा पैदावार है और पैदावार के नाते यहाँ पे आए, लेकिन यह इसमें पानी की भी बहुत ज़्यादा खपत है, इसलिए क्या किया कि भगवंत मान सरकार ने इसको बैन कर दिया। उसके बाद अगला क्वेश्चन बनता है मित्रों, अभी रिसेंटली में एक अभिनेता है जिनको Y+ सिक्योरिटी दी गई है, तो वह कौन अभिनेता हैं? तो वो अभिनेता हैं शाहरुख खान जी। तो शाहरुख खान को क्या किया गया, Y+ सिक्योरिटी दिया गया है। इसका वजह क्या है कि उनको उनके जान को खतरा लगा, इसलिए उनको क्या किया गया कि उनको Y+ सिक्योरिटी दे दी गई है। ये वहाँ मुंबई पुलिस के द्वारा दिया गया है। उसके बाद अब केंद्रीय कैबिनेट ने किस नए स्वायत्त निकाय के निर्माण की मंजूरी देगी? देखिए मित्रों, ये होता है, मिलता तो इनको सिक्योरिटी कौन से है, लेकिन इनको ये जो देखेगा कौन, मुंबई तो देखेगा। उसके बाद केंद्रीय कैबिनेट ने किस नए स्वायत्त निकाय के निर्माण की मंजूरी दी है? तो वो क्वेश्चन है मेरा युवा भारत। और अगला क्वेश्चन, किस राज्य ने 3D प्रिंटिंग इमारत का उद्घाटन किया है? तो वह है केरल। केरल राज्य ने 3D प्रिंटिंग का इमारत का क्या किया है, उद्घाटन। इस प्रकार से इतने क्वेश्चन आज के लिए मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट थे। जो और बनेंगे उसको मैं एक नेक्स्ट डे देखूंगा। तब तक के लिए सभी मित्रों को थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।